हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे जो बीपीएड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, या फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या कैंडिडेट हो। तो आप सभी के लिए बीपीएड का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज जो मैं क्लासेस हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रही हूँ। तो गाइज़, अगर अभी तक भी आप इस पे नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल पे जुड़ जाइए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड। तो गाइज़, अभी मेरे पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो सिलेबस है वो इस टाइम अवेलेबल है। और अगर वैसे तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। तो आज हम डे 1 में जो भी हम प्लेलिस्ट अपनी बनाएंगे उसमें डे वाइज और टॉपिक वाइज चलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करके बताऊंगी कि आपका सिलेबस किस तरीके से है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि जो ये सिलेबस है उसमें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो वो कैसे कैसे होंगे, और जो हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या मार्किंग रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी का जो बीपीएड का सिलेबस है वो सेम रहता है। और अगर इससे अलग कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक रह जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी में, ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ही होते हैं, एक दो टॉपिक्स जो अलग होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज़ पूरा ही सेम होता है। तो अगर कोई रह जाएगा तो मैं उसे भी बिल्कुल कवर करा दूँगी। तो चलते हैं अभी आगे। तो ये जैसे थियोरेटिकल कोर्स का सिलेबस है, तो सबसे ऊपर आपको कोर्स दिख रहे हैं, ये जो आपको CC101 दिख रहा है, तो CCS यूनिवर्सिटी के जितने भी बीपीएड के कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान देंगे। तो ये आपका जो CC101 CC102 है ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो आपका पेपर जो मिलेगा, पेपर में भी आपको अपनी कॉपी में भी रिटर्न की आपको सब्जेक्ट कोड में यही डालना है। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है कि 100 नंबर का जो आपका टोटल होता है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है और 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है। तो जो 30 नंबर के इंटरनल होते हैं वो आपको कॉलेज से ही मिलते हैं, यानी कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, 30 नंबर का आपका थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स लिया जाता है। वो फिर किसी भी माध्यम से लिया जा सकता है, या तो आपका वाइवा लिया जा सकता है या फिर आपका थियोरेटिकल। लेकिन जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, आप लोगों के 30 नंबर इंटरनल वो कॉलेज वाले खुद ही देते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपका 70 नंबर आप देख रहे हैं, ये जो आपका 70 नंबर है, एक मिनट में आपको मार्क करके दिखाती हूँ। तो ये जो 70 नंबर का जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स है, यानी कि वो भी अपनी एग्ज़ाम कॉपी में, फाइनल की जो एग्ज़ाम कॉपी है उसमें आप जो भी लिख कर आएंगे, पेपर जो फाइनल पेपर रहेगा फर्स्ट ईयर का, वो आपका क्या रहने वाला है, 70 नंबर का रहने वाला है। तो 70 में से आप जितना पाएंगे तो टोटल आपको 100 में से आपके रिज़ल्ट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। और हम एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं स्टूडेंट्स वो परेशान ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में ऐसा है, कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर कोर्स कराती हैं, यानी कि सेमेस्टर 1, 2 और सेकेंड ईयर में 3 और 4। तो होता 2 ही साल का कोर्स है, पर लेकिन 4 सेमेस्टर में वो डिवाइड कर देते हैं। तो CCS यूनिवर्सिटी में क्या है, जो 2 सेमेस्टर में 1 साल के अंदर पढ़ेंगे वो पूरा 1 साल में एक ही बार पेपर लेके निपटा देता है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, 6 महीने और 6 महीने के बाद सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेम पैटर्न है, बस सिलेबस थोड़ा सा हाफ ऑफ डिवाइड कर लेते हैं। तो जो भी टॉपिक्स रहेंगे आपके वो आप देख के और मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा CC102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो गाइज़, इसके अंदर मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ वो कैसे फंक्शन करती है हम उसके बारे में भी इसके अंदर जानते हैं। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो हमारा CC103 रहने वाला है। इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, यानी आप हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि क्या प्रोटीन्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या किस तरीके से इंटेक करना चाहिए, कितनी मात्रा में इंटेक करना चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें आप हेल्थ एजुकेशन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं CC104 योगा एजुकेशन। अब गाइज इस सब्जेक्ट में क्या है, आपको योगा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, योगा से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड, हिस्ट्री, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिर आता है CC105। इसमें क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आप जो टीचिंग मेथड हैं वो कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स होते हैं, किस तरीके के हमारे मेथड्स होते हैं, अगर हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएं तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लग सकते हैं, कौन कौन सा मेथड यानी कि प्रणाली को हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और हाँ, सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 30 और 70 में ही डिवाइड है। फिर आगे बढ़ते हैं CC106 ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे लिए फ़िज़िकल एजुकेशन वालों के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर यदि आपसे कह दिया गया आने वाले टाइम में एक आप PTI बनने के लिए जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि BPED आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप आगे PTI की पोस्ट या PET की फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट ले पाएँ। तो उसमें क्या होता है, आपको एक किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कह दिया जाता है। मान लीजिए आपके स्कूल में स्पोर्ट्स मीट है, तो आपको स्पोर्ट्स मीट का ऑर्गेनाइजेशन आपको करना है, ठीक है, आप हेड हैं उसके। तो आपने अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दोगे उस चीज़ को और उसे सिस्टम वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दोगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं CC107। इसमें क्या है, आपके ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। इसके अंदर क्या है, अब आपने ऊपर पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी है। अब अगर आप कोई भी मीट यानी कि मान लीजिए स्पोर्ट्स मीट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो उसके अंदर आपको ऑफिशियल्स भी चाहिए। अगर ऑफिशियल्स चाहिए होंगे तो ऑफिशियल्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ें रहती हैं, या फिर हम कोचिंग देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और किस किस मेथड्स को हम फॉलो करते हैं, वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो लास्ट इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो है CC108 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने ऊपर हेल्थ एजुकेशन में देखा था, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इतना ले लीजिए आप। तो हेल्थ एजुकेशन और साथ में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, अगर हम ये कह लें कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर ही आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का जो है यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपने डीपली हेल्थ एजुकेशन पढ़ ली तो उसी में आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी आ जाता है और वेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, दोनों सब्जेक्ट सिमिलर्स हैं। जब आप डीपली आगे कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको ये दोनों चीज़ एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आई होप कि गाइज आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो किस तरीके से आपको अपने कवर करने हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये तो आपके केवल सब्जेक्ट्स थे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर यूनिट्स आती हैं, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं PC101 ये आपके प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के कोड्स हैं। ये CC करके जो थे वो आपके थ्योरेटिकल के थे। तो PC101 में आप ट्रैक एंड फील्ड यानी कि ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स के अंदर आता है। उसके अंदर आप क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, रनिंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन PC102 में आपको 3 जो इसमें गेम दे रखे हैं, स्विमिंग, जिम्नास्टिक एंड शूटिंग, इनमें से कोई भी एक आपको चूज़ करना है। तीनों के एग्जाम नहीं होंगे, कोई भी इसमें से एक का होगा। फिर ऐसे ही सेम आपका 103 में है योगा एंड एरोबिक्स, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा कि एक सेमेस्टर में आप एक ईयर या एक सेमेस्टर में आप योगा लें और सेकेंड ईयर में आप एरोबिक्स लें। देन उसके बाद 104 में इंडिजीनियस गेम्स होते हैं, उसमें कबड्डी, मलखम्ब या खो खो, इन तीनों में से कोई भी आप एक गेम चूज़ कर सकते हैं। 105 में बास डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें क्या रहता है, आपका मार्च पास रहते हैं, डंबल्स रहते हैं, एडवेंट्स, लेजियम, हुप्स एंड अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये आपके इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे डंबल्स आपने देखे होंगे, तो वो जो हम जिम्स में यूज़ करते हैं डंबल्स, तो वो वाले डंबल नहीं है, लेकिन होता उसी शेप में है, लेकिन वो वुडेंस के डंबल्स होते हैं। लेजियम होता है एक बजाने वाला, ऐसे हुप्स जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे सर्कल में करते हैं, छोटे बच्चे कमर में डाल के घुमाते हैं, वो हुप्स होता है। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का सर्कल सा, उसे कमर में यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे रख के और बच्चे उसको राउंड 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 इस तरीके से घुमाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर जो आपका नेक्स्ट 106 है, उसमें आपके रैकेट स्पोर्ट्स आ जाते हैं। या तो आप बैडमिंटन ले सकते हैं, या टेबल टेनिस, स्क्वैश या लॉन्ग टेनिस, जो भी आपको इसमें से आता हो या जिसकी भी आपके प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हो, उनमें से किसी एक का आपको एग्ज़ाम देना होता है।
इसी के साथ क्या होता है, आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, टीचिंग प्लान्स होते हैं, जिसमें 5 लेसन्स आपको क्लासरूम के लेने होते हैं और 5 आपको जर्नल और स्पेसिफिक दोनों मिला के लेने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये भी 100 मार्क्स का होता है। जो टोटल स्कोर आपका फर्स्ट ईयर का बनेगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो है आपका 1600 यानी कि 1600 नंबर, यानी कि 1600 नंबर। ठीक है, आपको समझ आया, यानी कि 1600 मार्क्स जो रहेंगे आपके वो टोटल सब्जेक्ट के रहेंगे। इसी तरीके सेकेंड ईयर का रहने वाला है आपका। सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर का सिलेबस जब मैं आपका कंटिन्यू करूँगी उसके साथ समझाऊँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने सिलेबस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स यूनिट वाइज रहने वाले हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन, सबसे पहली यूनिट रहेगी इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है इंट्रोडक्शन से ही होती है। अब मान लीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आपने बीपीएड ली, तो आप इंट्रोडक्शन चाहिए था ना कि हाँ बीपीएड है क्या चीज़, मुझे पता तो चले बीपीएड क्या चीज़ है, तभी तो मैं करूँगा, बीपीएड से मुझे क्या बेनिफिट्स हैं। ऐसे ही जब किसी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन जो है मांगते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इसके अंदर है क्या चीज़। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी आपके स्कोप्स पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ हैं। मैं आपको एक बार टेबल चार्ट के साथ समझा दूंगी पूरा टॉपिक वाइज, तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप समझ लेंगे मेरी वीडियो के थ्रू तो आपको लिखने में भी ईजी हो जाएगा। यदि आप बना के भी लिखना चाहें तो ईजिली आप बना के पेपर में लिख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट रहता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ये जो सेकंड यूनिट है, मैं इसे कहूँगी कि आप जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ें इसको, क्योंकि ये चीज़ें ना काम आती हैं आगे जाके। हमें लगता है कि काम नहीं आएगी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, अर्ली हिंदू पीरियड, इनमें है कुछ नहीं ज़्यादा थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करनी है। अब आप सोच रहे होंगे इसे देखकर कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन इसके अंदर हमें मेन पढ़ना है कि हमारे फिजिकल एजुकेशन में, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो बहुत बड़ा, हम बहुत बड़ा कवर नहीं कर सकते। देखो जैसे आप देख ही रहे हो कि 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है, तो इतना लंबा तो हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन हम जो मेन पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेमस थी, मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। मुझे लगता है अगर आपने इस वीडियो से, मेरी वीडियो से, प्लेलिस्ट से इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई भी टीजीटी एग्ज़ाम्स लो लेवल का या फिर टीजीटी हो, टीजीटी तक का मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल बेसिक क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, पूरी प्लेलिस्ट को देखना, एक एक टॉपिक को समझना, और जो समझना है वो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट इसमें क्या है, YMCA, तो यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें क्या है, फिलॉसफी है, अलग अलग फिलोसफर्स ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है, जैसे आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, ह्यूमैनिज्म है। तो मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी ब्रीफली कि हाँ इसमें क्या चीज़ है, ये किससे रिलेट करती हैं। हर एक जो थ्योरी है, हर एक जो फिलॉसफी है, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट है, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर हम जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सब आपने आई थिंक जिसके पास 12th में साइकोलॉजी होगा या फिर BA में चाइल्ड वाला जो सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर पेडागोजी, तो उसमें उसके अंदर भी ये सारे आते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि टीजीटी का जब हम एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी टीजीटी का कोई भी सेट देते हैं या आप कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, उसके अंदर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा एक सिंगल पोर्शन माना जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स पेडागोजी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 60% आपका यहीं से कवर हो जाता है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते हैं कि बीपीएड में हम अच्छे से पढ़ें, तो वो फिर जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमने बीपीएड में तो ढंग से पढ़ा नहीं, अब हमारे लिए तो ये टफेस्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बनता है वो आपका बीपीएड और एमपीएड बेस्ड ही बनता है। तो गाइज ये इतना था आपका हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन का। आगे बढ़ते हैं।
इसमें ही सेकंड सब्जेक्ट है CC 102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम अपने जो शरीर है हमारा उसका कैसा स्ट्रक्चर है और वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे ऑर्गन्स हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो इस हम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हर एक सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। देख लीजिए इसमें भी इंट्रोडक्शन ही देखने को मिल रहा है। इस लाइन को देखिए आप, पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन। तो ये सारा इंट्रोडक्शन ही आपको देखने को मिलेगा, तो इतना परेशान नहीं होना है। बस इंट्रोडक्शन में भी आपको क्या लिखना है, एक तो उसका रिलेटेड चीज़ें कि वो चीज़ है क्या, जैसे एनाटॉमी है, व्हाट इज़ एनाटॉमी, ठीक है। और फिर एनाटॉमी की डेफिनेशन लिख दी, एनाटॉमी को क्लासिफिकेशन कर दिया या फिजियोलॉजी का क्लासिफिकेशन कर दिया, फंक्शंस लिख दिया, उसकी इंपॉर्टेंस लिख दी। यही सब चीज़ इंट्रोडक्शन के अंदर आती है, वही उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ के दे रखा है। फिर इसमें सबसे अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन यानी कि आपके जो बोन्स हैं, जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 206। तो 206 आप ऐसे चुटकियों में याद कर लेंगे, आपको लगेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपने किस तरीके से याद कर लिया। तो मैं आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से 1 बाय 1 आपको समझाती चलूँगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका ब्लड से रिलेटेड है और आपके हृदय से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रहता है कि आप किस तरीके से जो हमारी सांस है किस तरीके से उसे इनहेल करते हैं यानी कि लेते हैं, और किस तरीके से आप छोड़ते हैं, क्या क्या फंक्शंस रहते हैं और क्या क्या उसका मैकेनिज्म रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। फिर उसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर आपकी किडनी, नेफ्रॉन्स, स्किन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो हमारी थोड़ी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो हमें हेल्प करती है हमारे एंजाइम्स को पचाने में, और इससे अलग भी हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। तो इसके बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारा शरीर चल कैसे रहा है बताइए। हमारा शरीर हमारे नर्वस सेंटर पॉइंट से चल रहा है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चल रहा है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना, ये 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके को कौन से होते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा शरीर बिल्कुल जो पॉइंटेड रहता है वो नर्वस सिस्टम पे ही रहता है। तो हम इसके बारे में जल्द से जल्द अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आइज़ होता है, ईयर होती है, नोज़ होती है, आपकी जीभ होती है। इस तरीके से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही सेम यूनिट 3 है। यूनिट 3 में हम फिजियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हमारी बॉडी, हमने ऊपर पढ़ लिया क्या क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर कुछ है स्केलेटन पे डिपेंड है, फिर कुछ हमारा ब्लड सर्कुलेशन पे डिपेंड है ना। फिर उसके बाद नीचे हमारा डाइजेस्टिव है, पर लेकिन वो सब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि फंक्शन कैसे करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उसके बारे में हम यूनिट 3 एंड 4 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप 4th यूनिट में भी विजिबल हो रहा होगा आपको, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर, तीनों का ये दे रखा है इन्होंने क्या कि जब हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ी सी चीज़ मैं आपको इसी में समझा देती हूँ, बाकी आपका जो टॉपिक रहेगा उसमें तो आप बहुत अच्छे से समझ ही जाएंगे। यानी कि जब हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, या वो वेट ट्रेनिंग हो या वो जिम ट्रेनिंग हो, या फिर वो आपकी फ्री हैंड एक्सरसाइज हो, कोई भी ट्रेनिंग हो और या फिर कोई भी एक्सरसाइज हो, उसको करते दौरान या करने के बाद 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि करने से पहले मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तीनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि करने के से पहले, करने के दौरान, करने के बाद हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय पर, या फिर श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर मसल सिस्टम यानी कि मस्कुलर जो मसल्स होते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब आप इतना तो आइडिया खुद से भी लगा सकते हो कि आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से 1 किलोमीटर रनिंग करनी है। 1 किलोमीटर आप रनिंग करके आए, जॉगिंग करके आए, सिंपल, ये वॉक ही करके आए समझिए। तो उसके बाद हमारा जो शरीर होता है वो क्या करेगा बताइए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारा शरीर होगा एकदम हीटअप हो जाता है। सबसे पहली चीज़ हो जाता है कि नहीं, आप खुद बताइए, हो जाता है। जब वो हीटअप हो जाएगा तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें होंगी, हमारा जो हार्ट बीट है, हृदय है, कार्डियक है, वो हमारा हार्ट बीट को फास्ट कर देगा,
हमारी पल्स फास्ट हो जाएंगी, हमारे ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, हमारा ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा। देन हमारी जो सांसें लेने की क्षमता है, एक्सेल इनहेलेशन फास्ट हो जाएगा, जल्दी सांस लेंगे, जल्दी सांस छोड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट्स के अंदर पड़ जाती हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग कार्डियोवैस्कुलर पे क्या पड़ेगा, या फिर आपका श्वसन तंत्र पे क्या पड़ेगा, या फिर आपकी मसल्स पे क्या पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें हम इसके अंदर यूनिट 4 में कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर, ये सब्जेक्ट आपको क्लियर होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है तो बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कीजिए। मैं आपको इतना इजी करके पढ़ाऊँगी कि आपको ईज़िली समझ आ जाएगा और टिप्स पे याद भी हो जाएगा। आप खुद ब खुद कहेंगे कि हम किसी और को पढ़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी जो थर्ड यूनिट है वो हेल्थ एजुकेशन की है। तो हेल्थ से रिलेटेड डायमेंशंस हो जाती हैं, स्पेक्ट्रम्स हो जाते हैं कि हेल्थ क्या है। इसमें पढ़ेंगे हम हेल्थ क्या है, हेल्थ का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या एम होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ हम हेल्थ के, और अवेयरनेस सबसे मेन चीज़ है। हेल्थ एजुकेशन से हम किसी दूसरे को अवेयरनेस दे सकते हैं। अगर हमने ये पढ़ा होगा कि हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है तो हम सामने वाले को समझा सकते हैं इजीली कि हेल्थ एंड हाइजीन क्या होता है। मान लीजिए कि कोई गंदा व्यक्ति है, वो गंदा रहता है, लेकिन हम उसको समझाने जाएंगे तो वो बोलेगा अबे तू कौन होता है मेरे को समझाने वाला, बता। तो अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप उसे बता पाएंगे कि हाँ इससे क्या चीज़ होगी, क्या बैक्टीरियाज, क्या डिजीज़ लग सकती है आपको, क्या इन्फेक्शन हो सकता है, किस तरीके का आपको वायरस फैल सकता है, या कुछ भी चीज़ें हैं वो आपको किस तरीके से फैल सकती हैं। तो इसलिए ये हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं एनवायरमेंट को लेकर, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज़। फिर हम आ जाते हैं योगा। योगा के अंदर मैं ब्रीफली आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि व्हाट इज़ योगा, योगा का मीनिंग क्या होता है। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मिलेगा आपको मेरा कंटेंट, और फिर भी अगर मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ाऊंगी, इंग्लिश में मेरी पीपीटी रहेगी, उसके साथ आप हिंदी में मैं आपको समझाती चलूँगी। तो दोनों ही लैंग्वेज, हिंदी चूज़ करो या फिर इंग्लिश चूज़ करो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपका कॉन्सेप्ट इस तरीके से माइंड में क्लियर कर दूंगी कि आप खुद से भी बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और मेरी मानो तो आगे आपको जो है ना, आप सारा इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। हमेशा हिंदी के उससे मत रहना, क्योंकि जो मास्टर्स, जो बच्चे सोच रहे हैं हम हायर एजुकेशन करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सिलेबस एमपीएड का इंग्लिश में ही होता है। हिंदी के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अभी नर्वस सिस्टम, उसको हिंदी का बताओ तंत्रिका तंत्र, तो आप तंत्रिका तंत्र से ज़्यादा बेटर होगा नर्वस मतलब हम लोग नर्वस होते हैं, नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ज़्यादा रिलेट करके पढ़ोगे तो इंग्लिश में ज़्यादा इजी रहेगा। बाकी देखिए आपकी मर्जी है। ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं हिंदी में, तो मैं उनको यही कहूँगी कि जिसमें आपकी बेस्ट हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल यू कैन डू इट। सो योगा के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ, जिसमें कि आपके फाउंडेशन ऑफ योगा आसन्स आ जाएंगे, योगा एजुकेशंस आ जाएगी। फिर उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, टाइप्स हैं क्या क्या है, फॉर्मल इन्फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, और एजुकेशन प्रोसेस क्या है, और एजुकेटिव प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डिवाइस कौन कौन से होते हैं, और टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ टीचिंग एड्स होते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे कि टीचिंग एड्स के अंदर आपका ब्लैक बोर्ड आ जाता है। सबसे पहले टीचिंग एड्स क्या होता है, टीचिंग के उपकरण, टीचिंग करने का उपकरण। यानी कि जब आप किसी बच्चे को, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपके सामने दो बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप ट्यूशन में भी अगर पढ़ाएंगे तो मान लीजिए कोई चीज़ है, तो आपके पास आप उस बच्चे को एक डायग्राम समझा रहे हैं या मैथ्स का क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, छोटी सी चीज़, आपको एक पेन पेंसिल चाहिए होगा, तो वो आपका एड हो गया। ऐसे ही आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, तो क्लासरूम की टीचिंग में आपका एड क्या हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका चॉक हो गया, आपका डस्टर हो गया, आपकी पीपीटी हो गया, आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये आपका टीचिंग एड है। ऐसे ही स्पोर्ट्स में कह लिया जाए कि मैडम हम तो बीपीएड का पढ़ रहे हैं, बीएड का थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी जब आप ग्राउंड टीचिंग करने के लिए जाते हो तो उसमें भी आपको एड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बॉल्स, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, नेट हो गया, या फिर आपकी रिंग हो गई बास्केटबॉल की, सब आपके क्या हैं, एड्स हैं।
उसके अलावा चूना हो गया, मार्कर्स हो गया, कोन्स हो गया, ये आपके टीचिंग एड्स फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। उसके अलावा आपको लेसन प्लान क्या क्या होता है, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आपको लेसन को एग्जीक्यूट करना है, किस किस तरीके की टीचिंग्स होती हैं। मोस्ट ऑफ 2 तरीके की टीचिंग होती हैं, एक होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। तो यही हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमारी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। मान लीजिए आपके घर में एक ग्रुप फंक्शन है, तो आप ग्रुप फंक्शन में क्या करेंगे, आपकी फैमिली का ही फंक्शन है, तो आप फैमिली में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को आप एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देंगे कि आपको खाने का देखना है, आपको पानी का देखना है, आपको इतना बजट में रखना है। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे यानी कि टीम बनाएंगे। उसके बाद कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कौन रहेगा, आप खुद रहेंगे जो हेड होता है, ठीक है, जो ये चीज़ एग्जीक्यूट करा रहा है। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। फिर टाइम भी आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से टाइम बनाएंगे कि हाँ ये चीज़ें आपका ये प्रोग्राम इस टाइम पे ख़त्म होने चाहिए। ऐसे ही हम स्पोर्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी आ जाता है। बहुत तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग होता है, नॉकआउट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाता है ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग में क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमने उसमें पहले पढ़ा था एक्सरसाइज वाले में कि मैच से पहले की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, बिटवीन क्या क्या रहती हैं, आफ्टर मैच क्या रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम किस तरीके से कोचिंग दे सकते हैं, किस तरीके से मेंटरशिप को अपना निभा सकते हैं, ऑफिशियल्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जैसे आपको मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशन जैसे कि हमें फ़ैट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड विटामिन्स क्या क्या कैसे कैसे इंटेक करना चाहिए, और किस किस एज ग्रुप को कितना क्या चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये आपका सेकेंड ईयर का। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। यही आपका फर्स्ट ईयर का था पूरा कंप्लीट। देख लीजिए, हमने जो है 08 यानी कि 8 सब्जेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लिए हैं। तो यही आपका रहने वाला है, यही आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से सिलेबस को समझ चुके होंगे। मैं चाहती तो एक क्लास बना सकती थी आपकी, लेकिन मुझे लगा कि शायद के स्टूडेंट्स को सिलेबस में ही देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस किसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए। ऐसा नहीं है, ये सिलेबस आपको देखने में इतना लेंदी लग रहा है, पर उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से ही रिलेट कर रही हैं, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना के डेली आपको टॉपिक वाइज अपडेट्स देती रहूँगी, तो टॉपिक वाइज क्लासेस अपलोड करती रहूँगी, तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज़ हों, और यदि कोई और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, मान लीजिए कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसका कोई फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर का कोई टॉपिक रह रहा हो, तो वो मुझे बता के मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मुझे मैसेज कर सकता है, मुझे व्हाट्सअप पे पर्सनली मैसेज कर सकता है, और वो मुझसे उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस के लिए बोल सकता है। मैं बिल्कुल उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली उसको प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगी। तो गाइज़, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बीपीएड के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सजेशंस देने हैं तो वो बिल्कुल दीजिएगा, जिससे कि मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मुझे समझ आए कि हाँ और मैं क्या क्या चीज़ें बेटर आपके लिए कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस बाय एक और मैम। तब तक के लिए जय हिंद।